हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद शीतल। आज का टॉपिक है IBO 01 लेसन नंबर 1 पार्ट 3 और पहले के पार्ट 2 आप देख सकते हैं। चलो आज हम पढ़ते हैं। आज का पहले कुछ हमारा टॉपिक किए थे, अब हम आगे करते हैं। चलो आज का स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है ये हमने पहले पढ़ा दिया था। आज का हमारा टॉपिक है वित्तीय परिवेश। किसी देश की अच्छी वित्तीय परिवेश स्थिति को उसके साथ साथ अनुकूल निवेश नीतियां मांग की भारी संभावनाओं को दर्शाती है। मौद्रिक व राजस्व नीतियां, इसमें कुछ नीतियां हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। एक वाणिज्यिक एवं विदेशी निवेश नीतियां। पहली है मौद्रिक व राजस्व नीतियां। ब्याज दर, अनेक तरह के कर और विनिमय दरें किसी देश की मौद्रिक या राजस्व नीतियों से संबंधित चर है तथा व्यावसायिक गतिविधियों। आगे है भुगतान शेष लेखा। किसी देश का भुगतान शेष लेखा उस देश की विदेशी व्यापार तथा विनिमय नियंत्रण नीति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला एक प्रमुख स्रोत है। किसी देश के आयात या निर्यात तथा उसके आयात के प्रमुख स्रोत एवं निर्यात के प्रमुख स्रोत को दर्शाती है। आगे का टॉपिक है जनसंख्या परिवेश। जनसंख्या परिवेश में लोग शामिल होते हैं और चूंकि लोग बाजार को नियंत्रित करते हैं, बाजार को बनाते हैं, यह व्यवसाय के लिए एक अत्यंत रुचिकारी होता है। विशिष्ट राष्ट्र में जनसंख्या प्रवृत्ति जैसे आबादी में आकार व विकास, आबादी का आयु व लिंग अनुसार होता है। व्यावसायिक युक्तियाँ पर विशेष प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए आबादी के उच्च विकास व विशाल आकार का अर्थ होगा कि अन्य बातें समान रहने महत्वपूर्ण बाजार आकार होगा। आबादी का लिंग अनुसार व आयु अनुसार विभाजन। लिंग विशिष्ट या आयु विशिष्ट, ये कह रहे हैं कि जो जनसंख्या का कैसे देखते हैं कि किसी लिंग के अनुसार, आयु के अनुसार, जिस मान लो हम कोई कुछ बना रहे हैं तो उसका हमें जनसंख्या बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। दूसरा है हमारा सामाजिक संस्कृति परिवेश। तो सामाजिक संस्कृति परिवेश में क्या आता है? व्यापार जितनी एक आर्थिक गतिविधि है उतनी ही सामाजिक सांस्कृतिक घटना भी है। दो देशों के प्रति व्यक्ति आय समान हो सकती है, फिर भी उन दोनों देश के उपभोग में अंतर हो सकता है। सामाजिक संस्कृति वालों का लोगों द्वारा उत्पादों के उपयोग, डिज़ाइन, रंग और प्रकृति की पसंद, पहनने वाले की पसंद और ये सब एक चीज़ें देखी जाती है। ये कुछ शैली बनाई गई है वो मैं आपको बताती हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेरू भेजे गए एक उत्पादन प्रबंधक को इस बात का भरोसा था कि वह अपेक्षाकृत अधिक लोकतंत्रात्मक निर्णय शैली को अपना कर श्रमिकों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। उसने अपने देश में प्रशिक्षकों को और सुपरवाइजरों को इस बात की जानकारी दी। यह मामला दर्शाता है कि अधिकारी सत्ता या अथॉरिटी के प्रति श्रमिकों के दृष्टिकोण में होने वाली विभिन्नता किस प्रकार गंभीर कार्मिक समस्या के उत्पन्न कर देती है। लेकिन लैटिन अमेरिकी प्रबंधक को एक संरक्षक, एक ऐसे कुछ प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति जिसके पास काम के संभालने का गुण हो। संस्कृति को मनुष्य द्वारा मानव समुदाय के एक सदस्य के रूप में अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रिवाज और अन्य सभी क्षमताओं और आदतों को समग्र योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह मनुष्य कि किसी समुदाय का विशिष्ट जीवन उनके बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त हर संस्कृति के भीतर कुछ उप संस्कृतियाँ होती हैं जिनका व्यावसायिक महत्व हो सकता है। जैसे कि संयुक्त राज्य जैसे देश में दक्षिण, उत्तरी, पूर्व और मध्य पश्चिमी भागों के अलग अलग संस्कृतियाँ मौजूद हैं। सभी राष्ट्रीय संस्कृति में उप संस्कृति होती है और उन्हें न पहचानने पर असमानता वास्तव में कहीं ना नहीं होता। एक राष्ट्र और राजनीति सीमा का अर्थ हमेशा एक समान संस्कृति नहीं होता। उदाहरण के लिए कनाडा
रूप में एक ही, लेकिन विरासत की दृष्टि से फ्रांसीसी और अंग्रेजों में बाटा होता है। इस राष्ट्रीय संस्कृति विभेद कारण ये कह रहे हैं कि एक ही देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग संस्कृति अपनाई जाती है। तो जब विदेश में हम व्यवसाय करते हैं वहाँ पे भी अलग अलग संस्कृति अपनाई जाती है। उन संस्कृतियों को जानना, उनके बारे में सारी जानकारी ग्रहण करना और उसके बाद बिजनेस करना। अगर आप किसी दूसरे देश में कुछ राज्य कर रहे हैं और वहाँ पे वो चीज़ नहीं है तो उसको वो होगा। संस्कृति का तत्व क्या है? किसी देश की संस्कृति को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व है, जैसे कि भाषा, वहाँ की शिक्षा, वहाँ का धर्म, वहाँ का अंधविश्वास, वहाँ का मूल्य, भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समूह और संगठन, व्यावसायिक रीतियाँ और पद्धतियाँ। ये कुछ क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा संस्कृति एक महत्वपूर्ण तत्व है और भाषा के माध्यम से अधिकांश संचार होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय विपणन को बाजार की भाषा आनी चाहिए। इसी प्रकार विज्ञापन पंक्ति पेप्सी के साथ जी उठे के अनुवाद के साथ भी समस्याएं आई, जब जर्मन में इसका अर्थ हो गया कब्र में से निकला हुआ और चीनी में हो गया पेप्सी आपके पूर्वजों को कब्रों से वापस ले आएगी। यहाँ कह रहे हैं कि भाषा का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप यहाँ की भाषा, यहाँ के शब्दों का दूसरे देश के शब्दों में कुछ और अर्थ निकलता है। इसी प्रकार अगर आप कोई भी भाषा का यूज़ कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ये इसका व्यवसाय दूसरे देशों में, विदेश में या फिर दूसरे वर्ल्ड में कहीं भी कर रहे हो तो उस भाषा को इस तरीके का बनाया जाना चाहिए ताकि जिससे दूसरी भाषा पे, दूसरे देशों पे कोई भी गलत असर ना हो। तो ये सारी बातें भाषा के माध्यम से ध्यान रखी जाती हैं। शिक्षा क्या होती है? सामान्यतः शिक्षा को औपचारिक स्कूल शिक्षा समझा जाता है। ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि ये सिर्फ शिक्षा का मतलब होता है जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाती है, लेकिन बेहतर होगा कि यह एक विस्तृत दृष्टि को अपनाया जाए और शिक्षा को एक ऐसी औपचारिक या अनौपचारिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाए जिसके द्वारा हम कौशल, विचार, मूल्य और प्रवृत्ति अर्जित करते हैं। शिक्षा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह सिर्फ शिक्षा के स्तर को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि मानसिक क्षमताओं को, विभिन्न कौशलों पर भी असर डालती है। सामान्यतः शिक्षित लोग अधिक विवेकी और नए उत्पादों के विचार के प्रति सुग्राही होते हैं। शिक्षित कर्मचारियों जैसे प्रशिक्षित श्रमिक, तकनीकी श्रमिक तथा परिवेशरों को उपलब्धता की देशों के शिक्षित स्तर को पर निर्भर करती है। कंपनी द्वारा अपने उत्पादों को सेवा और ये कह रहे हैं कि सिर्फ शिक्षा जो है वो बहुत अच्छी है। अगर हर इंसान को शिक्षा लेनी चाहिए, जो कर्मचारी है, श्रमिक है या तकनीकी लेवल पर, हर उसको शिक्षा लेनी चाहिए ताकि जो कार्य को बहुत अच्छे से समझ सके और जल्दी उस कार्य को कर सके। ध्यान देने के विपरीत अर्थ होता है। इस तरह एक व्यवहार के अनैतिक और गलत माना जाता है। यह विशुद्ध रूप से धार्मिक विचारों पर आधारित है, जैसे कुछ समूह अथवा सूअर के मांस को खाने से बचते हैं। इसी प्रकार धर्म, वेशभूषा व पहनावे पर भी है। संसार में अनगिनत धर्म और विश्वास है। हर देश में, हर राज्य में अपना हर अलग धर्म है, अलग विश्वास है और सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। अगला है प्रवृत्तियां और मूल्य। धर्म और अंधविश्वासों के साथ साथ हमें समाज में व्याप्त प्रवृत्तियां, मूल्य तथा विश्वासों का भी बोध होना चाहिए। इन प्रवृत्तियों तथा मूल्य का संबंध उपयोग स्वरूप भौतिक वस्तुओं के रखने, खतरे उठाने और परिवर्तन से होता है। क्या आवश्यक और इच्छित है, यह एक समाज से दूसरे समाज में बिल्कुल अलग होता है और यह उस समाज में व्याप्त तथा मूल्यों से निर्धारित होता है। सामान्यतः अमेरिकी परिवर्तन व खतरे उठाने के प्रति अपेक्षाकृत अधिक तत्पर होते हैं, लेकिन
कोई अन्य समाज में लोग परिवर्तन के खतरे उठाने के प्रति अनुत्सुक होते हैं। वे जो कुछ सुरक्षित है और परंपरा से होता आया है उसे ही प्राथमिकता देते हैं। नए उत्पाद तब तक स्वीकार नहीं किए जाते जब तक उन्हें स्थानीय बहुमुखीय और धार्मिक नेताओं को मान्यता। कहते हैं कि जो अमेरिकी लोग हैं वो परिवर्तन को जल्दी मानते हैं और लोग नहीं मानते, इसलिए वो अपने जब तक उनके नेता उन पे फैसला नहीं सुनाते तब तक वो उस चीज़ को नहीं अपनाते। पर विधि या तकनीक की क्या होती है में भी सभी तरीके और विधियां शामिल होती है जिनसे किसी वस्तु का निर्माण होता है। यह समाज के लोगों का तकनीकी ज्ञान है। तकनीक के चयन पर विशेष निवेश के आकार, कार्य के स्तर और काम में लगाए गए श्रमिकों के प्रकार और संख्या का अध्ययन प्रभाव अप्रत्यक्ष अभाव पड़ता है। तकनीक उच्च रूप से विवादास्पद मुद्दा रहा है, जबकि अनेक विकासशील राष्ट्र तकनीक आयात व भुगतान के संदर्भ में कड़े नियमित करते हैं। विकसित राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां तकनीक की प्रकृति को नियंत्रणकारी शर्तों पर संबंध में अपनी नीति है। नई तकनीक का हस्तांतरण का अर्थ सामान्यतः श्रम के कहते हैं कि अगर ये लोग जो होते हैं जो नई तकनीक अपनाते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चलता है। नई तकनीक को अपनाना चाहिए जिससे जो श्रमिक है वो भी अच्छे से काम करेंगे, आपको कम लेबर की ज़रूरत होगी, मशीनों का ज़्यादा काम होगा जिससे आपको सैलरी कम देनी पड़ेगी और आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। भौतिक संस्कृति के आर्थिक पहलू अर्थात कौन, क्या और कैसे को हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। भौतिक संस्कृति हमने पहले ही पढ़ी थी कि लोगों का भौतिक संस्कृति कैसी है। यहाँ यह पर्याप्त होगा कि तत्व मांग के स्तर की मांगी गई है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हमने भौतिक संस्कृति में पढ़ा था उसके पहलुओं और अर्थ की कौन, क्या और कैसे, कि हमें क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेंगे और किस प्रकार होगा, किस देश में करना है। ठीक है, ये सारी जानकारियाँ हमें पहले ही लेनी पड़ती है जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी बिजनेस या व्यवसाय करते हैं। तो आगे आपका है कि जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करना कोई आम बात नहीं है। उसके लिए आपको सारी जानकारियाँ लेनी पड़ती है। उसके लिए आपको सारे भाषा, उनकी भाषा, उनके धर्म, उनकी तकनीक, उनके सारे अंधविश्वास को मानना पड़ता है और उनमें जो भी आपको हमें ऐसा व्यवसाय करना चाहिए जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो, क्योंकि कहते हैं कि व्यवसाय में प्रॉफिट के साथ साथ समाज की संतुष्टि, आपके जो कस्टमर हैं उनकी संतुष्टि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यवसाय करने के लिए आपको उस सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है कि वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, आपको कैसी लेबर चाहिए। वहाँ पे कुछ लोग, आप मान लो किसी दूसरे देश में काम कर रहे हैं, वहाँ पे उस देश के लोग भी होंगे और यहाँ के लोग भी होंगे, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस करना होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय आपको चलाना होता है। नई तकनीक अपनानी चाहिए। जो राष्ट्र नई तकनीक अपनाता है, जो देश नई तकनीक अपनाता है, वो बहुत अच्छा अपने उनको रिज़ल्ट मिला है अपने काम को लेकर। प्राचीन तकनीक और नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं है कि आपको नई तकनीक के थ्रू प्राचीन नहीं करना चाहिए, आपको जो आपकी पहले की तकनीक है वो भी अपनानी चाहिए। भौतिक संस्कृति के आर्थिक पहलू अर्थात कौन, क्या और कैसे, ये मैंने आपको बताया था कि आपको वहाँ जाके पढ़ना। लेकिन कुछ क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दे या क्षतिपूर्ति फर्म के बाजार मूल्य के बराबर हो सकती है और नहीं भी हो सकती। राष्ट्रीयकरण किसी की एक कंपनी को प्रभावित करने की बजाय पूरे उद्योग को ही प्रभावित करता है और इसमें बताया कि किसी एक कंपनी को, मान लो अगर आप किसी ने चावल का मिल है, तो ज़रूरी नहीं है एक ही चावल की, अगर कोई भी राजनीतिक रूल बनाया तो वो एक ही कंपनी को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, वो सारे उद्योग को इफ़ेक्ट करेगा, जितने भी चावल की कंपनियां उद्योग है सबको। स्वदेशीकरण हस्तक्षेप एक स्वाभाविक प्रकार होता है तथा इसमें फर्म की गतिविधियों को राष्ट्रीय हित में लगाने के लिए विदेशी निवेश का नियंत्रण राष्ट्रीय अधिकार में ले लिया जाता है। स्वामित्व
हरण में से यह इस प्रकार भिन्न है कि इसमें एक विदेशी संचालन के काम करने की स्वतंत्रता पर धीरे धीरे अतिक्रमण किया जा सकता है। स्वदेशीकरण फर्म प्रेरित हो सकता है, सरकार प्रेरित हो सकती है अथवा पूर्व निश्चित हो सकता है। फर्म प्रेरित तथा पूर्व निश्चित स्वदेशीकरण में खतरा कम होता है, लेकिन सरकार प्रेरित स्वदेशीकरण में काफ़ी खतरा होता है और इसे स्वामित्व हरण के तुल्य माना जाता है। इसमें कह रहा है कि जो स्वदेशीकरण है वहाँ पे खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो नियम है वो आपकी सरकार बनाती है, ना कि आप अपनी कंपनी का खुद हित के बारे में सोच सकते हैं। अगर वहाँ के लिए नियम सरकार बनाएगी तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। विधिक परिवेश क्या होता है, चलो जानिए। प्रत्येक व्यावसायिक फर्म कानून अवस्था के दायरे में रहकर काम करती है। यह बात घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की फर्मों पर लागू होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के साथ साथ समस्या यह होती है कि उनके अपने देश के कानून उस देश से बिल्कुल अलग हो सकते हैं जहां वह कारोबार करती है। ऐसे कानून भी है जो उत्पाद गुणवत्ता को, पैकेजिंग के मानकों को, मूल्य निर्धारण, वितरण व संवर्धन को नियंत्रण करते हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी में विज्ञापन संबंधी इतने कड़े कानून हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबारियों को जर्मनी में विज्ञापन युक्ति बनाने के लिए एक अच्छा कानून सलाहकार नियुक्त करने की सलाह दी जाती है। इसी तरह से यूरोपियन देशों में कीमत में छूट देकर उत्पाद को बढ़ाया देने में प्रतिबंध है। यह कानूनी स्तर पर आधारित है कि इसे कर्ताओं में भेद होता है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि जब दूसरी कंपनियां दूसरे देश में व्यवसाय करती है तो उस पर उनको ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ के जो नियम है वो उनको, जो वहाँ के रूल है, जो वहाँ की नीतियाँ हैं, उनके कानून को फॉलो करें। जैसे कि इन्होंने बताया गया है कि जर्मनी में कोई भी विज्ञापन करने के लिए अगर वहाँ पे विज्ञापन किया जाता है तो उस पर ध्यान दिया। हम पढ़ेंगे राजनीतिक परिवेश। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आज या कल सुबह तक आ जाएगा। बाय बाय।